अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कि 2014 में आया था, वहां पर 498 के संबंध में ऐसा केस आया था कि जहां पर मना किया गया था कि आप किसी को भी अरेस्ट नहीं करोगे, 41A का इस्तेमाल करोगे अगर करना है। मतलब आप सबसे पहले उसको नोटिस भेजो, अगर कोई हीनियस ऑफेंस है, ऐसी है कि ऐसा ऑफेंस है जहां पर वो व्यक्ति भाग सकता है या कोई और दिक्कत आ रही है, तब ऐसा कुछ करो। ठीक है, पहली बात तो ये आई थी। लेकिन हमने एक और केस पढ़ा था जहां पर डीके वासु वाला केस जो था, उसके अंदर क्या हुआ था बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डीके वासु का केस। इस 40 जो आपका ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 5। इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर जितने भी अमेंडमेंट देख रहे हो ना, ABCD करके जो डाल रखे हैं, वो सारे के सारे डीके वासु की 11 गाइडलाइन जो थी उनके अकॉर्डिंग आए हुए हैं। कौन कौन से बताओ? प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है जहां पर उसको फंडामेंटल राइट रखता है कि वो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल 22 उसमें ही बता रखा है कि वैसे तो नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस होंगे जहां पर प्रिवेंटिव और डिटेंशन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर ऐसा किया जाएगा। तो फिर बताओ क्या हुआ ऐसा केस में? क्या ऐसा बताया कि भाई अरेस्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए, और किया जाना चाहिए तो उसको क्या राइट्स अवेलेबल होने चाहिए? आर्टिकल सेक्शन बताओ ना, सीधे सीधे ऐसे काम ना बताओगे। 41B देख लो, जो बैठा है क्लास में, डीके वासु के केस में कौन कौन से सेक्शन आए थे? कौन कौन से आया था? पहला था 41B। और बताओ कौन सा सेक्शन आया हुआ है? इंफॉर्मेशन देना ईशा जी आप बताओ कौन सा सेक्शन आया था? और तो ये डीके बासु केस में जो यूएस में जो मिरांडा राइट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे भी वैसे ही राइट्स अप्लाई होंगे, और उसके अंदर ये 41ABCD नया जो सेक्शन 54 है, ये सारी चीजें उसके अंदर बोली थी उन्होंने। 41ABCD जो ये है, ये तो है ही है। इसके अलावा जो गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो हमें सेम सिमिलर चीजें मिलती है, वो कौन सी है? ABCD तो ये हो गई आपके सामने। इसके अलावा आपके सामने 55A सेक्शन नंबर 55 क्या कहता है? सेफ्टी और हेल्थ के बारे में बताता है कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाएगा तो उस जो जिसके पास उसका चार्ज होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा? उसकी हेल्थ को और सेफ्टी का रीजनेबल केयर करेगा। ठीक है, इसके अलावा कौन सा सेक्शन था आज बताइए? 60A वाला भी की गाइडलाइन सारी स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि वो कहता है स्ट्रिक्टली आपको क्या करना पड़ेगा? इस CRPC के प्रोविजंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप 60A भी लिख सकते हो। 54 सब्स्टिट्यूट किया गया था, वहां पर 54 के अंदर कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है, एग्जामिनेशन होना चाहिए उस व्यक्ति का, क्यों उसका राइट होता है, और उसकी रिपोर्ट भी जानी उसका राइट होता है कि उसकी रिपोर्ट जो है उसको दी जाएगी। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से आ गए? ये आपका 21B जो है 2008 में आया था। 41D जो है ये भी आया था। 53A भी है इसके अंदर, 2005 में आया था। 50A जो है, 50A भी है ना, ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग, कि जहां पर उसके घर वालों को बताया जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा आपके सामने 44A भी है। ये सारे के सारे सेक्शन 60A 55A ये सारे के सारे सेक्शन जो है आपके डीके वासु के केस से आए थे। 44 है 54A। तो ये सारे सेक्शन जो है आपके, इन सारे के सारे ये गाइडलाइन के थ्रू आए हैं सारे सेक्शन। और वहां पर ये भी कहा गया कि कहां पर आपको अरेस्ट करना है तो उसकी एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो मैं बार बार बता रहा था, उसके ऊपर उन्होंने पुरजोर तरीके से बात की कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करोगे तो ग्राउंड होने चाहिए। तो आप क्या करोगे? उसका मेमो बनाओगे। मेमोरेंडम मतलब जो सब मेन ऊपर की बातें होती है ना, मेमोरेंडम कंपनीज के जैसे होते हैं, उसी तरीके का मेमोरेंडम होता है ये। इसके अंदर मोटी मोटी बातें होंगी, जैसे चार्ज क्या लगाया है, कैसे कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें, और किसके द्वारा ये अरेस्ट किया जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। अच्छा बताओ, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल से क्या आया था?
इसके अंदर आपको बताऊं, इस केस के अंदर सेक्शन नंबर 46 जो है आपका, 46 में विमेन के राइट्स के रिगार्डिंग बता रखी है ना, क्या बात बता रखी है बताओ? विमेन को विमेन ही अरेस्ट करेगी, कब करेगी वो सिचुएशन भी बता रखी है, कौन सी? बोलो तो सोचो। हाँ, मतलब कुल मिला के रात को किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस है या स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो वहीं पर आप किसी महिला को अरेस्ट करोगे। अब वो मान लो फीमेल नहीं हुई तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में कर सकते हैं, आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा कर सकते हैं। अरे यार जरूरत है कि फिर उसे अरेस्ट छोड़ देंगे क्या उसे हम? अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। जनरल रूल कहता है कि नहीं कर सकते, एक्सेप्शन कहता है कि कर सकते हैं। अब जहां पर पुलिस थाने में महिला कांस्टेबल है ही नहीं तो कहां करोगे बताओ उसे अरेस्ट? तो मतलब कर ही नहीं सकते। हाँ, वो ये जरूर कहता है कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया है तो उसको पर्टिकुलर जगह पर भेजना है जहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का उसका ध्यान रखा जा सके, क्योंकि उसे थाने में तो आप अरेस्ट करके रख नहीं सकते, कस्टडी में नहीं रख सकते। तो ये आपका क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया 2004 का केस था, जहां पर ये बात बताई गई। अच्छा, जोगिंदर कुमार केस स्टेट ऑफ यूपी 1994 में क्या बताया बताओ? इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है ना केस का, सेक्शन नंबर 41 and 150 मतलब सीआरपीसी रिगार्डिंग उनको कवर किया था, साथ आर्टिकल 21 और 22। देखो ये जो आप कह रहे हो ना आर्टिकल 21 और 22 सुप्रीम कोर्ट के बाद जाता है ना कोई मैटर, तो उसके पहले तो फंडामेंटल राइट को देखा जाता है। तो पहले तो ये देखा जाता है कि इन्फ्रिंजमेंट हो कहां रहा है उस व्यक्ति का। तो ये तो सिमिलर है, हर केस में ही आया है चीज। तो आर्टिकल 21 और 22 तो हर ही केस में आएगा, जो भी अरेस्ट करने की बात करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एक तो लाइफ के रिगार्डिंग बात हो रही है क्योंकि डिटेन कर रहे हो, और दूसरा अनलॉफुल डिटेंशन या कोई भी तरीके की बात होती है तो आर्टिकल 22 में ऑटोमेटिकली चला जाता है। फिर आर्टिकल 19 भी साथ में जुड़ा हुआ होता है उसके, कहता है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए उस केस में भी। यहाँ पर ऐसा ही एक केस था, आपको याद हो, प्रेम शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। प्रेम शंकर इज इंपॉर्टेंट केस, बहुत लीडिंग केस था ये, बिल्कुल हैंडकफिंग के रिगार्डिंग था। कौन सी ईयर का था? एक बार ईयर निकालने हैं प्रेम शंकर का, बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है। इस केस के अंदर ही सबसे पहले ये बात कही गई थी कि हैंडकफिंग नहीं होनी चाहिए, ये शुक्ला जी ने कहा था। हाँ, क्योंकि आपको पता हो तो हमने ये भी पढ़ रखा है 49 के अंदर अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं लगा सकते आप किसी पे। आपने अब देखा होगा पहले तो हथकड़ी लगा के ले जाते थे, लेकिन आज अब क्या होता है, हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। वो इसी चक्कर में हुआ था प्रेम शंकर के, प्रेम शंकर वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ बिल्कुल, नहीं रीजन तो मैंने आपको क्या बताया कि जब शेल शब्द का यूज हो कि आपको नहीं करना है, प्रोहिबिट करा है, और आप करते हो तो आपको रीजन देने पड़ते हैं। क्यों करना पड़ता है ऐसा? क्योंकि वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि क्या वजह रही कि आपको हैंडकफिंग करनी पड़ी। आप बताओगे कि सब ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, हैबिचुअल ऑफेंडर था, पहले भी भाग चुका है, ये सारी चीजें वहां पर देखनी पड़ती। क्लियर? एक और केस था यहाँ पर आपके सामने, सुनील बत्रा का केस। ये सबसे पहला केस यही था जहां पर सबसे पहले राइट को डिफाइन करने की बात कही। सुनील बत्रा ने खुद ने केस किया था, पिटीशन क्या कहते हैं, एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन के तौर पर माना। क्या किसी व्यक्ति की एप्लीकेशन को या उनके द्वारा जो प्रार्थना की जा रही है उसको क्या पिटीशन मान सकते हैं? तो इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल मान सकते हैं। इनके इसी चक्कर में हर एक जो भी जेल होती है, तिहाड़ जेल थी, उसके अंदर लेटर बॉक्स रखे गए, कि आप प्रिजनर की कोई भी कंप्लेंट होगी तो वो इसके अंदर डाल देगा। क्लियर? ऐसा ही एक और केस था, शीला वारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, शीला वारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये क्या है, शीला वारसे जो थी एनजीओ के अंदर काम करती थी, सोशल एक्टिविस्ट थी। इन्होंने क्या किया कि ये
किसी जेल में विजिट करने गई और जेल में विजिट करके देखा कि यार तो स्थिति ऐसी खतरनाक कर रखी है कि लोगों की सोच क्या थी वहां पर कि ये कह रहे थे कि यार ये जो लोग है ना, जो भी रेपिस्ट हैं, जो भी तरीके के ऑफेंस करके आए हैं, इनको तो सूखी रोटी ही मिलनी चाहिए। और ऐसी हालत में रखा जाता था उन लोगों को, तो उसके चक्कर में जो फूड दिया जा रहा है, शेल्टर दिया जा रहा था, वो बहुत ही दयनीय स्थिति का था। तो इन्होंने कहा कि भाई प्रिजनर्स के भी तो राइट होते कि नहीं होते। तो उन्होंने जब ऐसी बात हुई तो खाने पीने का भी ध्यान कह रहा है कि हमें कोई क्रिमिनल से हमें हेट करना चाहिए क्या? तो वो कहता है कि क्रिमिनल से हेट करने की बात नहीं है, हमें तो क्राइम को खत्म करना है, तो वो क्राइम ना करे। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम क्रिमिनल को मार ही दो। तो इससे चक्कर में यहाँ पर अरेस्टेड पर्सन के राइट्स यहाँ पर भी बताए गए। शीला बार से बी फॉर वैन बार से वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर? ये आपके सामने कुछ केसेस थे। एक और केस था डीजे भगेला वर्सेस कांति बाई। भगेला भगेला या बगेला जो भी लिखना चाहो वर्सेस कांतिबाई जेठाबाई। 1985 का केस था। यहाँ पर भी इस प्रिजनर के राइट के रिगार्डिंग कहा कि प्रिजनर्स का राइट है कि उसका एग्जामिन किया जाए। मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले कि पहले क्या होता था, कस्टडी में लेते ही उसके पिटाई चालू कर देते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहे हैं उस व्यक्ति को। पॉलिटिकल प्रेशर भी तो होता है। इस चक्कर में क्या होता है, वो खुद भी व्यक्ति कहता है कि साहब मेरा तो एग्जामिन करवाना चाहिए जैसे मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि पता है ना मेरे को होगा क्या उसके साथ। तो इसे डर के मारे उसका राइट टू एग्जामिन का भी यहाँ पर राइट प्रिजनर का बता रहा है। राइट टू एग्जामिनेशन ऑफ प्रिजनर्स ये यहाँ पर हेड किया गया। क्लियर? ये सारी चीजें, ये केस सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको पता है ना, अरेस्टेड पर्सन का जब मेंस का कोई क्वेश्चन आएगा आपके सामने तब ये सारी चीजें लिखनी है आपको। बड़ा क्वेश्चन आएगा और छोटा आएगा तो फिर एक दो केस जैसे डी के वास्तव का जो इंपॉर्टेंट है उसकी 11 लाइन सीआरपीसी में बता रखी है, उसी को एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, चलो अब हमारे सामने वारंट आ गया। समन हमने देख लिया। समन को दोबारा कुछ बताना है उसके बारे में कहीं पर भी? चलो चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर 2 बी जिसे कहते हैं वारंट के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो हमें कल जो भी चीजें मिली समन के रिगार्डिंग क्या क्या चीज मिल गई थी, एक तो डुप्लीकेट होनी चाहिए, साइन होने चाहिए उनके मजिस्ट्रेट के। ये इशू जो किया जाता है समन किसके द्वारा किया जाता है? केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट समन दे रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यही कर सकता है। ऐसा इसको पुलिस ऑफिसर भी रिक्वेस्ट करके मजिस्ट्रेट से समन लगा सकता है कि भाई ये व्यक्ति हमें पेश करवाना है अपने सामने, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो वहां पर जो आपको समन के रिगार्डिंग फॉर्म नंबर मिला था वो कौन सा था? 1 फॉर्म नंबर 1 सेक्शन नंबर, यहाँ पर से इसका वो बता रखा है फॉर्मेट। अरे सेक्शन पूछ रहा हूँ, शेड्यूल बता रहा हूँ। 61 में बता रखा है सेक्शन नंबर 61 फॉर्म नंबर 1 और शेड्यूल नंबर हाँ तो अक्यूज को भेजा जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विटनेस के लिए फॉर्मेट सेम ही होता है, 61 का ही फॉर्मेट यूज किया जाता है। मतलब फॉर्म नंबर 1 का जो शेड्यूल है ना वो बता रखा है, लेकिन विटनेस के लिए जो 33 का बार बार जिक्र करते हो वो सही है, आपने इंपॉर्टेंट है तो याद रखना बस। विटनेस के रिगार्डिंग 33 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमेशा जनरली क्या होता है, सब लोग क्या सोच के चलते हैं कि जो फॉर्म नंबर 1 है वो जनरली हर किसी व्यक्ति के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है, 33 स्पेशली विटनेस के रिगार्डिंग बता रखा है। और आपको हमेशा फॉर्म नंबर याद होनी चाहिए। जो वकील की पोस्ट पर जाना चाहता है ना, एपीसी या एपीओ के एग्जाम या जेएलओ के एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है, उसको ये फॉर्मेट होने ही चाहिए यार, उससे पूछा जाएगा ये।
कोशिश ही कर रहे हैं हम तो अभी। चलो ठीक है, अब हम आ जाते हैं वारंट पे। थोड़ा सेक्शन हम देखो कहां से कहां तक के सेक्शन बता रखे हैं, सेक्शन नंबर 70 से लेकर के 81 तक के सेक्शंस को कवर करता है। वारंट का मतलब क्या हुआ, ये एक नोटिस है, ये भी एक रिटन नोटिस है, लेकिन ये क्या डायरेक्टली किसी व्यक्ति को इशू किया जाता है क्या पर्सनली जाके? ये किसको किया जाता है? डायरेक्ट किया जाता है, हमेशा वहां पर डायरेक्टेड वर्सेस शब्द यूज किया जाता है, डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर। कोई पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, ये कोई एनी पर्सन मतलब प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसका फॉर्म नंबर मैंने क्या बताया था बताओ? फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 2, ठीक है। अच्छा, ये वारंट की जब बात कर रहे हैं कि फॉर्म नंबर 2 है, तो वारंट जो है उसका फॉर्मेट कहां बता रखा है आपसे पूछने तो, कि क्या प्रारूप होगा इसका, कि किन कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट इस वारंट के लिए जरूरी होते हैं। तो सेक्शन नंबर 70, बिल्कुल सेक्शन नंबर 70। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब वारंट का भी इशू किया जाता है तो क्या वो बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों तरीके का हो सकता है क्या? बताइए। वो बेलेबल भी हो सकता है, जैसे एनआई के केसेस होते हैं ना, बिल्कुल वेरिएबल ऑफेंस कहां पर काम आते हैं आपके? ये वेरिएबल वारंट जो होते हैं, मैंने एक बार फोटो भी भेजी थी आपको, पिक्स भेजी थी एनआई एक्ट के रिगार्डिंग। ये क्या होता है, पहले तो आप समन भेजते हो किसी व्यक्ति को कि आप कोर्ट में पेश हुई कि आपने डिसऑनर ऑफ सेक्स किया है, आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया जो 138 के अंतर्गत आता है एनआई एक्ट में। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जब दूसरी पार्टी ने कंप्लेंट की उसके खिलाफ, तो दूसरे को नोटिस जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वहां पर वो समन जाएगी। अरेस्ट कर लेते हैं किसी केस में, क्रिमिनल केस जरूर है, समन जाएगी, और वो समन कहां जाती है? अरे बताया अभी 61 में जाएगा ना, तो 61 में आपने भेज दिया समन, लेकिन एक बार भेजा, दूसरी बार भेज दिया। अब वकील जो है वो हमारे चतुर होते हैं, वो कहते हैं कि सर ये समन से नहीं आ रहा, इसको तो वारंट ही इशू करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे केस में क्या करा जाता है, वारंट जो है वो तो प्राइवेट पर्सन के थ्रू या जो भी पुलिस ऑफिसर के थ्रू इनके द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, किस व्यक्ति को भेजा जा रहा है? ये सेक्शन नंबर 70 में ये, लेकिन ये कन्वर्ट कब होता है? ऐसे समन भेजने पर नहीं आता, तो वो कौन सा सेक्शन लागू हो जाता है वहां पर? 87, क्योंकि हमने अभी समन को कन्वर्ट किसमें कर दिया। अब इसके जो पावर बता रखी है वो कहां से आ जाती है? 71 के अंदर आ जाती है। 71 का जो फॉर्मेट बना भेजता है, उससे क्या कहेगा कि ऐसा करो, तुम उसे वारंट दिखाओ। वारंट के अंदर मेंशन करेगा जिस व्यक्ति को एग्जीक्यूट करवाना है उसका नाम, जिस ऑफेंडर या अक्यूज्ड को भेजना है उसका नाम होगा, सब्सटेंस होगा कि किस रिगार्डिंग पकड़ा जा रहा है, वो ग्राउंड लिखे होंगे उसमें, और उसके साथ साथ कोर्ट की सील लगी होगी जिसने भेजा है, और सिग्नेचर होंगे। और मेन बात जो है वहां पर ये भी लिखा होगा कि वो अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब वहां पर सिक्योरिटी लेने की बात होगी, और जब सिक्योरिटी की बात होगी तो वहां पर एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो लिखा होगा, जैसे 5000, 10,000 इसकी सिक्योरिटी। जैसे ही वो 5,000 पहले तो कस्टडी में ले लेगा, उसे कस्टडी में लेने का मतलब जेल में ले जाना नहीं है, वहीं की वहीं कस्टडी में ले लेगा, और उससे कहेगा कि भाई तुम पैसा दोगे कि नहीं दोगे। वो कहता है कि देने के लिए तैयार है, 5,000 रुपए दे देता है, तो उसे छोड़ ले, और उसको अंदर नोटिस में क्या लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको आना है। कहां पर आना है? कोर्ट में आएगा, और कहां बुलाएंगे उसे? ठीक है, ये सारी चीजें आपके वहां पर फॉर्मेट में लिखी हुई है। चलो अब देखते हैं हम इसके रिगार्डिंग कुछ चीजें, जैसे कि सबसे पहले आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्या होता है? व्हाट इज वारंट? क्लियर? अब ये वारंट जो है वो कितने तरीके के होते हैं? तो टाइप कितने हो गए? 2 तरीके के हो गए। कितने हो गए? एक तो वेरिएबल, एक नॉन वेरिएबल, और एक नॉन वेरिएबल। ये नॉन वेरिएबल किसके लिए होगा? नॉन वेरिएबल तो आपका 71 में, और अदर देन 71 सारे के सारे कैसे होंगे? वो नॉन वेरिएबल
सामने आते हैं साहब पुलिस वाले, पुलिस वालों को ही करेंगे। दूसरा अदर पर्सन, अच्छा ये क्या क्या किसी एक ही व्यक्ति को भी किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को भी किया जा सकता है, बहुत सारों को भी किया जा सकता है। जहां पर ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे तो वहां पर कहेंगे कि तुम सबके सब, और फिर वो एग्जीक्यूट जब बहुत सारों को भेज दिया तो नाम भेज दिया तो फिर क्या करेंगे उस केस में? सबको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा या एक ही करवा सकता हूं मुझे? सब भी करवा सकते हैं। चलो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, क्या क्या चीजें बता रहा हूं। देखिए निकालो सेक्शन नंबर 70, अंडरलाइन करें कुछ शब्दों को। वारंट ऑफ अरेस्ट, पहली बात यहाँ पर इशूड बाय द कोर्ट लिखा हुआ है, उस अंडरलाइन कीजिए। ये केवल इशू जो है कोर्ट के द्वारा किया जाता है इस कोर्ट के अंदर, और ये राइटिंग में होता है, इन राइटिंग। अंडरलाइन कीजिए शेयर बी इन राइटिंग। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है उसका साइन। देखो अगर आपसे पूछ ले कि एसेंशियल एलिमेंट बताओ वारंट के, फॉर्मेट ऑफ वारंट के, तो फिर आपको यही लिखना पड़ेगा वहां पर। रिटन होना चाहिए, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और उस पर सील होनी चाहिए कोर्ट की जिसके द्वारा इशू किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा भी जा चुका है, और शायद पिछली बार भी जेलों में पूछा गया था। उसमें क्वेश्चन सबसेक्शन नंबर 2 से आया था कि ये बताइए कि ऐसा जो वारंट है वो कब तक मतलब कब तक रिमेनिंग रहता है। आपने तो वारंट आज से इशू कर दिया, लेकिन व्यक्ति नहीं मिल रहा, तो वो कब तक रिमेनिंग रहेगा, कब तक चालू रहेगा वो वारंट? बिल्कुल ये ध्यान रखना है, या तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाए तब तक वारंट जारी रहेगा, या कोर्ट के द्वारा वापस ना ले लिया जाए, कैंसिल ना कर दिया जाए। कोर्ट ने कह दिया कि जरूरत नहीं है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तक वो रहेगा। तो इसलिए लिखा हुआ है, अंडरलाइन कीजिए, रिमेन इन फोर्स, शैल बी रिमेन इन फोर्स। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, अंटिल शब्द को अंडरलाइन करके नंबर 1 डालिए उस पे, और नंबर 2 डालने दूसरे अंटिल पे। तो एक तो कहता है कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाए जब कोई दिक्कत नहीं जिसने इशू किया था। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है एग्जीक्यूट करवा दो तब भी खत्म हो जाएगा। क्लियर? दो शब्द आ गए आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर आप सेक्शन नंबर 71 के बगल में लिख लीजिए वेरिएबल वारंट। अच्छा आपसे अगर वेरिएबल वारंट के बारे में पूछे तो फॉर्मेट कौन सा देखना है? फॉर्म पूछा मैंने 45। क्या बोल रहे हो? क्या 45? फॉर्म नंबर 45? फॉर्म नंबर 2 ही तो है। बॉन्ड वाला ने एग्जीक्यूट, वो तो बॉन्ड, अरे भाई बॉन्ड पे पहुंच गए सीधे। हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वो बॉन्ड पे पहुंच गए। बॉन्ड तो है ही नहीं है। बॉन्ड जब आएगा तो फिर उसके अंदर उसकी रिगार्डिंग होगी। देखो तुम फॉर्मेट निकालो फटाफट से एक बार। हाँ तो ये निकालो तो कौन सा सीधे ही वहां पहुंच गए। मैं यार 45 कहां से आ गया इसमें? देख लो एक बार चेक करके, देखो उसी में लिख रहा हुआ दूसरा सेक्शन नंबर 71। इसमें जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जा रहा है उसका नाम, एड्रेस, डेजिग्नेशन लिखी हुई है। ऊपर 2 लिखा हुआ ना, 2 नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन, और नीचे एक्यूज का नाम, एड्रेस, क्योंकि हमको क्या पता कहां जाना है, वो तो कोर्ट ही बताएगी ना, तो वहां पे क्योंकि रहता है तो वो सारी चीजें, डेट लिखी होगी, कब उसको पेश करना है, ठीक है। और 71 में उसी के साथ साथ आप जब वारंट इशू करते हो तो नीचे लिख के भेजते हो कि वेरिएबल वारंट है। तो जब वेरिएबल वारंट होता है तो सेक्शन 71 उसके नीचे लिखा होता है। सेक्शन 71 लिख दे या अवेलेबल वारंट लिख दे, बात वही होती है। कभी कभी वो सेक्शन लिखना भूल जाते हैं तो फिर वहां पर वो अवेलेबल वारंट यूज करते हैं। तो वहां पर नीचे सिक्योरिटी लिखी होती है ना, जब अमाउंट लिखा होता है पर्टिकुलर, देखो लिखा हुआ है गिव बेल, इसको बेल दी जाएगी और इन द सम ऑफ रुपीज। अब वहां पर रकम एक निश्चित कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है कि इतना पर्टिकुलर पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ सिक्योरिटीज भी होती है। सिक्योरिटी जो है उन्हें सिक्योरिटीज कितनी मांग रहे हो आप? जब देते हो ना बेल बॉन्ड में जमानत छोड़ पाते हो तो बॉन्ड भरवाते हो,
तो आप कहते हो कि ये अवेलेबल वारंट है, आप अपनी पर्टिकुलर सिक्योरिटी लेके आइए। तो 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, वो डिपेंड करेगा कोर्ट पर कितनी मंगवाना चाहता है। ठीक है। अच्छा, उसने वो बॉन्ड के पैसे नहीं दिए तो फिर जिम्मेदारी किसकी अराइज हो जाती है? वो सिक्योरिटी की हो जाती है कि या तो उससे भी तो लिया, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति से लिया जाए, बॉन्ड उससे भी उड़ाया जाता है सिक्योरिटी से। कहेंगे तू भी 5,000 दे, और वो तो दे ही रहा है। ठीक है, तो फिर अगर नहीं आता तो जब्त कर लेते हैं उस पैसे को। ये ठीक है, वो वहां चला जाता है 81 के अंदर। 81 में पता है वो जब आपके पास से कोई व्यक्ति भाग गया है, कस्टडी में था पहले व्यक्ति, वो भाग गया है, तो उसको नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जाता है ना। तो उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि आउट ऑफ जुरिसडिक्शन है, वो हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो वहां पर हम किसी एसडीएम को भूल गए क्या, डीएम एसडीएम को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को क्या करते हैं, वो वारंट इशू करते हैं कि आप इस व्यक्ति को पकड़ के लाइए। तब वहां पर ये बेल बॉन्ड, अगर वो चाह रहा है कि बेलेबल वारंट दिया जाए नहीं दिया जाए, वो पहले ही मेंशन कर दिया जाता है उसी के अंदर कि इसे कैसे पकड़ा जाए, तो वहां पर सेक्शन 81 लागू हो जाता है, उसके रिगार्डिंग बताता है। ये अलग चीज है, उसके भी नहीं पहुंचना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इशूइंग अ वारंट लिखा हुआ है ना, वारंट फॉर अरेस्ट, इसको अंडरलाइन कीजिए। अब यहाँ लिखा हुआ मी एट्स डिस्क्रिप्शन, जैसे डिस्क्रिप्शन को अंडरलाइन कीजिए। दूसरा एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब उसके अंदर लिखेगा, मेंशन करेगा वारंट के अंदर क्या करेगा, जैसे कि बॉन्ड सफिशिएंट श्योरिटी अगर की उसे कोर्ट के सामने पेश करना है, और उसके अंदर एक स्पेसिफाइड, अरे पहले अंडरलाइन तो करो, बताऊंगा उसको, दोबारा बताऊंगा। स्पेसिफाइड टाइम, इसे अंडरलाइन कीजिए। ये सारे के सारे शब्द जो अंडरलाइन करवाऊंगा, ये एसेंशियल एलिमेंट है अवेलेबल वारंट की, ये सारी चीजें होनी जरूरी है इसमें। जैसे कि डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कोर्ट की, कोर्ट को लग रहा है कि हम वारंट जब इशू कर रहे हैं तो वो कैसे होना चाहिए, उसके अंदर वो लिख के देगा, जैसे कि बॉन्ड विद सफिशिएंट श्योरिटी। अब सफिशिएंट श्योरिटी में उसने 2 श्योरिटी का कहा है उससे, तो पुलिस वाले जब जाएंगे उसके घर पे अवेलेबल वारंट लेकर के, तो उससे कहेगा कि 2 श्योरिटी चाहिए मुझे पहले, जब ही तुझे बेल दूंगा। ठीक है, जैसे या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी फिक्स कर देते हैं कि इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जैसे कि उसके घर पहुंचे तो हाथ क्या सिक्योरिटी वारंट कर सकता है क्या व्यक्ति? उस केस में क्या करवाएगा उससे, उसको 5 दिन का 10 दिन का एक पर्टिकुलर टाइम दे देता है कि इस टाइम के अंदर तुम ये सिक्योरिटी जमा करवा दो, तब जाकर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑफिसर टू हूम, अंडरलाइन कीजिए शब्द को, टाइम फिक्स कर दिया ना उसे, अनटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि वैसे तो क्या करना पड़ेगा, जनरली तो वो अवेलेबल ही होगा, लेकिन जब तक कि कोर्ट ने खुद ने डायरेक्ट नहीं किया हो तब तक वो अलग चीज मानी जाएगी, तब तक तो यही चलेगी, मतलब अवेलेबल वारंट ही माना जा रहा है सिक्योरिटी में। लेकिन अगर कोर्ट ने खुद अपनी तरफ से कुछ बात कही है, डायरेक्ट किया है कि ये तरीके से नहीं चलेगा, ये अवेलेबल होना चाहिए या केवल सिक्योरिटी से ही काम चल जाएगा, तो वो बात अलग है। या वो नोटिस देने के लिए कहते कि नोटिस से हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको खुद को वो चीज मेंशन करनी पड़ेगी अलग से, अगर वो कुछ और ही चीज करवाना चाहता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। तो अब यहाँ पर जो वारंट इशू किया जा रहा है वो किसको किया जा रहा था, ऑफिसर टू हूम वारंट इज डायरेक्टेड, वारंट डायरेक्ट किया गया किसी ऑफिसर को जिसको अरेस्ट करने के लिए कहा गया है। तो वो क्या करेगा, जिसको ऐसा इशू किया गया है वारंट, वो ही सिक्योरिटी ले लेगा, टेक सच सिक्योरिटी, इसको अंडरलाइन कीजिए। जब वहां जाएगा तो वो सिक्योरिटी की मांग कर सकता है, और फिर उसे कस्टडी में लेते हुए क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। अगर कि उसको अगर कस्टडी में ले लिया तो उसको, इतनी सिंपल सी बात है। अभी क्या है, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल इन्फॉर्म कुछ अलग तरीके से होता है, इसमें तो बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन अगर सीधे सिक्योरिटी ले सकता है कि इतनी जल्दी नहीं होती कभी भी। यहाँ तो कहते हैं कि कस्टडी में लेते ही हाथ क्या तो घर पहुंच गया, और घर पहुंचते ही उसको कह रहा है कि पैसे दे, अरे पैसे उसके पास होने भी चाहिए, हाथ क्या, समझ में आ रही बात? तो पैसे मांग रहा है, सिक्योरिटी मांग रहा है, तो उस केस में चीजें टाइम टू टाइम प्रेफर करती है, और फिर उसमें स्पेसिफाइड टाइम कर दिया कि तुम जब सिक्योरिटी ले लेगा तो उसे कहेगा पर्टिकुलर टाइम कोर्ट में अपीयर हो जाना, जब तक कि कोर्ट के द्वारा खुद डायरेक्ट नहीं कर दिया जाए किसी बात के बारे। ठीक है, जनरल रूल ही है। दूसरी बात कह रहा है ये एंडोर्समेंट का मतलब क्या है,
कि क्या क्या चीज एंडोर्स होनी चाहिए, जो ऊपर पढ़ा था ना कि एंडोर्स करेगा कोर्ट। इस एंडोर्स का मतलब बता रखा है कि नंबर ऑफ श्योरिटीज लिखेगा उसका कि कितने श्योरिटीज चाहिए, बताया ना मैं अभी, श्योरिटीज कितनी होनी चाहिए। उसके अंदर अमाउंट फिक्स करेगा कि अगर वो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाना है कि वो कितना अमाउंट दे, और वही व्यक्ति नहीं केवल श्योरिटी भी हो सकता है, उसको भी तो इसके लिए बाउंड किया जाएगा कि तुम्हें इतना पर्टिकुलर अमाउंट देना है, ये भी होगा उसके अंदर। और उसके अंदर कोर्ट क्या करेगी, टाइम भी मेंशन करेगी, जैसे मैंने अभी बताया उसी बॉन्ड उस वारंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, जैसे ही उसने सिक्योरिटी ले ली, किसने ले ली, जिसको वारंट डायरेक्ट किया गया था, तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटी जैसे ले लेगा, तो सिक्योरिटी और वारंट को जैसे एग्जीक्यूट करवा दिया तो सीधा उसको किसके पास भेज देगा, कोर्ट के पास। तो थोड़ा ना रखेगा उसे, अरे जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा वो तो किसको भेजेगा, कोर्ट को तो भेजेगा जिसने इशू किया था कि साहब आपने मेरी तरफ से निष्पादित करवा दिया जा चुका है या इम्प्लीमेंट करवा दिया जा चुका। क्लियर? तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 71। ठीक है। जनरली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो वैसे ही टुकड़ों में पूछा जाता है कि बताओ ये चीज होनी, एंडोर्समेंट के बारे में पूछ लिया कि बताओ एंडोर्समेंट के क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और तो कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और अवेलेबल वारंट के बारे में डायरेक्ट पूछ देगा, बताओ कहां बता रखा, फॉर्म नंबर कहां बता रखा, ये बताइए, ठीक है। अब देखिए सेक्शन नंबर 72, यहाँ पर क्या बता रखा है कि वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा ना कि कौन कौन व्यक्ति, हमने बाय होम के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो जब हम अरेस्ट करने के लिए पढ़ रहे थे कि कौन कौन पुलिस ऑफिसर, कौन व्यक्ति जो है तो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, किसके पास पावर है, पढ़ा हो ना। ऐसे ही यहाँ पे बता रखा है कि किस किस को वारंट जो है वो डायरेक्ट किया जा सकता है किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो देखिए क्या क्या बता रखा है, तो वन और मोर पुलिस ऑफिसर को अंडरलाइन कर सकते हैं आप। ऐसा कोर्ट जो कि वारंट इशू कर रहा है, तो उसके जुरिसडिक्शन में अगर कोई कोर्ट है, पुलिस ऑफिसर है, तो उसको क्या करेगा, वारंट इशू कर देगा, और वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन उसने तो अपनी तरफ से कर दिया, लेकिन कोर्ट को लग रहा है कि इमीडिएटली कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है जिसको वारंट इशू किया जाए, तो फिर ऐसे केस में क्या करेगा वो, डायरेक्ट टू एनी अदर पर्सन, अंडरलाइन करें इसको, एनी अदर पर्सन को डायरेक्ट। तो फिर ऐसा व्यक्ति, सच पर्सन और पर्सन, वो प्राइवेट भी हो सकता है और पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति होगा। जैसे कि मैंने आपको 38 में बताया था ना, सेक्शन 38 के बारे में, कि वहां पर अगर कोई वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए आदेश दिया गया है किसी प्राइवेट पर्सन को, कोई व्यक्ति हो अदर देन पुलिस ऑफिसर, तो उसको भी मदद की जाएगी उस वारंट को एग्जीक्यूट करवाने में। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो अथॉरिटी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो सकती है, पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, आपका गांव में होते हैं ना, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो आगे देखिए सबसेक्शन नंबर 2 इसका, ये कह रहा है कि ये एग्जीक्यूट किसके द्वारा करवाया जाएगा, तो कह रहा है एग्जीक्यूटेड बाय ऑल, अंडरलाइन कर सकते हैं इसे, बाय एनीवन और मोर ऑफ देम, वो सारे के सारे करवा सकते हैं, उनमें से एक भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये चीज पता चल गई कि किसको डायरेक्ट किया जाएगा, तो बाय होम में डायरेक्ट किया जा रहा है यहाँ। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं और प्राइवेट पर्सन भी हो सकते हैं, अदर देन पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं कि अगर अवेलेबल नहीं हो तो। क्लियर ये चीज। दूसरी बात यहाँ पर ये बता रखी है सेक्शन नंबर 73 से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है, जो 72 से जुड़ा हुआ है। अब सपोज करो आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी कस्टडी से भाग गया हो, या वो प्रॉब्लम ऑफेंडर घोषित कर दिया हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने नॉन अवेलेबल ऑफेंस कमिट किया हो। नॉन अवेलेबल कौन सा होता है, जिसमें बेल नहीं मिल सकती, मतलब उसने कोई संगीन अपराध किया है। ऐसे अगर कोई ऑफेंस कमिट किए हैं और उससे बच रहा, तो फिर ऐसे केस में आपको जो 72 के अंदर क्या बताया था, जिन व्यक्तियों को वो डायरेक्ट कर रहा था, तो अब उस केस में कौन डायरेक्ट कर सकता है उसके बारे में बता रखा है। तो कह रहा है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है, उस व्यक्ति को डायरेक्ट करेगा,
या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, ये दो मजिस्ट्रेट जो होंगे ये डायरेक्ट करेंगे टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को ऐसे वारंट को डायरेक्ट कर देंगे, निर्दिष्ट कर देंगे कि आप ये व्यक्तियों को पकड़िए। लेकिन कहां पर करेंगे? केवल अपने ही लोकल जुरिस्डिक्शन में करेंगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर? तो यहां पर आपको ये तीन शब्दों को याद रखना है। एस्केप द कन्विक्टर, इसको अंडरलाइन कीजिए। आपकी पहले से ही कस्टडी में था, कन्विक्ट किया जा चुका था, लेकिन वो भाग गया है वो व्यक्ति। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, घोषित अपराधी, और नॉन बिलेबल ऑफेंस वाला व्यक्ति, जिसको जो कि अरेस्ट होने से बच रहा है। अगर व्यक्ति है इनमें से कोई भी, तो फिर ऐसे केस में सीजेएम और जेएमएफसी जो है वो किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट किसको करेंगे? तो आपने अभी देखा ना किसको करना है, 72 में जो बता रखे उनको करेंगे। वो कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है और कोई व्यक्ति हो सकता है। अब जैसे ही सच पर्सन लिखा हुआ है ना, सच पर्सन का मतलब जिसको डायरेक्ट किया जा रहा है वो व्यक्ति, जैसे ही उनको मिल जाएगा तो राइटिंग में एक्नॉलेज कर लेंगे उसे, क्योंकि उन्होंने जैसे ही प्राप्त कर लिया उस वारंट को, ठीक है, वो बता देंगे कि सर हमको मिल गया है। तो अब सपोज करो अगर उनको वारंट एग्जीक्यूट करवाया, तो आपने अभी थोड़े दिन पहले कुछ सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 47 पढ़ा था नहीं पढ़ा था? वहां पर क्या पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति, जब हम जिसके लिए वारंट एग्जीक्यूट किया था, पढ़ा था ना, दो शब्द बताए थे मैंने आपको, वारंट के अंतर्गत कोई प्राइवेट पर्सन हो या कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसको ऑथराइज कर रखा हो कि वो क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। जैसे ही अरेस्ट करने गया तो वो व्यक्ति किसी के घर में घुस गया। अब वो सिचुएशन बता रखी है, तो वहां पर सेक्शन नंबर कौन सा लागू हो जाता है? 47 लागू हो रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि अब क्या करेगा उस केस में पुलिस ऑफिसर, देखो ये लिखा हुआ है शैल एग्जीक्यूट इट, उसको एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन क्या कर रहा है वो वारंट एग्जीक्यूट करवाते समय, इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इट वाज इशूड, जिसके खिलाफ वारंट आया था, जिसको अरेस्ट करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए इशू किया गया था, इज इन और एंटर ऑन एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज, किसी ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर घुस गया, तो फिर वहां पे क्या करेंगे हम जाकर के? उसके अंदर हम भी तो एंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जिसको वारंट एग्जीक्यूट करवाया तो वो 47 का इस्तेमाल कर ले। हो गया कि नहीं हो गया? ईशा जी समझ में आ रहा है? तो उस प्रॉपर्टी के अंदर भी घुस के क्या करेगा? वारंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जीक्यूट कैसे करवाएगा? मतलब अरेस्ट करेगा उस व्यक्ति को वहां पर जाकर के, और करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था 47 यूज जाएगा। और 46 ये कैसे करते हैं उसे अरेस्ट? क्लियर? आगे देखिए, जैसे ही वो व्यक्ति अरेस्ट करेगा तो फिर उस केस में क्या होगा? तो कह रहा है कि वो क्या करेगा? मेड ओवर विद द वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। सपोज करो कोई प्राइवेट पर्सन हुआ जिसको ऐसा मिला है, तो सबसे पहले तो जैसे ही वो किसी जगह पे पकड़ लेगा उस व्यक्ति को, लोकल जुरिस्डिक्शन पकड़ा तो पहले तो पुलिस ऑफिसर जो होगा, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर, उसको पकड़ा देगा। ठीक है, ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? और अगर वो बेलेबल वारंट हुआ तो 71 में रिलीज कर देगा, या तो पुलिस ऑफिसर खुद कर देगा, नहीं तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा और मजिस्ट्रेट और अपनी तरफ से कोई क्रिया प्रतिक्रिया देगा। यही तो होगा। और वो क्या करेगा? वो भी चाहे मजिस्ट्रेट जैसे ही उसके सामने पेश करेगा ऐसे व्यक्ति को, तो वो उसको रिलीज करना चाहे तो रिलीज कर देगा, और नहीं तो कस्टडी में रखवाएगा। की पावर है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये आपका सबसेक्शन नंबर 3 कहता है इस देगा। क्लियर? कुछ नहीं है, सब कुछ खास इसमें। अब देखिए यहाँ पर एक केस है, इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, 2008 का केस है ये कह रहा है कि नॉन विल व्हेन, लिखिए, इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, 2008 का केस है। इस केस के अंदर बताया था कि कब नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जाना चाहिए। तो
आपको सीधे सीधी बात मैंने पहले ही बता रखी है कि नॉन अवेलेबल वारंट केवल उन केसेस में इशू किया जाता है जहां पर सेक्शन 71 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मतलब सिक्योरिटी नहीं ले रहे। तो जैसे कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रिगार्डिंग, कन्विक्टेड पर्सन के रिगार्डिंग, यहाँ क्यों करेंगे ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस, सॉरी अवेलेबल वारंट इशू। तो फिर वहां पर ये कह रहा है कि अगर सपोज करो कोर्ट को या पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि ये मेरे सामने अपीयर नहीं होगा, तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे, कोर्ट जो है वो वॉलंटरी क्या करेगा, वहां पर नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर देगा, कहेगा कि नहीं ये मेरे सामने पेश नहीं होगा, ये पहले की बात होगा, आप नहीं देंगे इसको, ठीक है। या जहां पर पहले हमने अवेलेबल वारंट भेजा था, समन किया था, उसको अवेलेबल वारंट भी इशू किया, लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं आया, उसको एग्जीक्यूट करवाया तो उसने बॉन्ड भी एग्जीक्यूट नहीं किया, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, फिर उसको भी नॉन अवेलेबल वारंट भेजा जा सकता है। क्लियर? या ऐसा केस जहां पर वो व्यक्ति क्या हो गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मतलब वो व्यक्ति मिल नहीं रहा हो, भाग गया हो, बचरा हो हमसे, तो फिर ऐसे केस में भी हम क्या करेंगे, उस केस में नॉन अवेलेबल वारंट। या ऐसी कोई स्थिति हो जहां पर उसकी वजह से क्या हो रहा हो, कोई किसी व्यक्ति को वो हार्म पहुंचा सकता हो, ऐसा भी तो हो जाता है। या आपने देखा हो, हमने पहले भी कुछ ग्राउंड्स पढ़े थे 41 के अंदर कि कब कब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, तो उसके रीजन रिकॉर्ड करने के लिए कहा था ना, और 5 ग्राउंड बता रखे थे वहां पे कि अगर पुलिस ऑफिसर इन ग्राउंड के आधार पर किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है, जहां पर सजा कितनी हो, 7 साल तक की हो या 7 साल से कम की हो। उसको लग रहा है कि ये क्या कर सकता है, बताओ, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, धमकी देगा, एविडेंस को खत्म कर सकता है, तो फिर ऐसे केस में भी नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जा सकता है। क्लियर? आगे सेक्शन नंबर 74, ये क्या कहता है, वारंट डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर। देखो एक कमाल की बात, अभी तक तो आपको क्या दिख रहा था कि एक सीजेएम या कोई और व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट है, केवल मजिस्ट्रेट को भी हकता, लेकिन 74 कहता है कि यहाँ पर अगर किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया हो, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, किसी और व्यक्ति को भी डायरेक्ट कर सकता है। उससे कहेगा कि ये वारंट मैं आपको भेज रहा हूँ, उसका नाम लिख देगा उसके अंदर। सपोज करो वो एसपी या सीनियर को, डीएसपी को भेजा गया, उसके बस के उसको भेजा गया, किसी मजिस्ट्रेट ने भेजा कि ऐसे इसको अपने यहाँ पर जुरिसडिक्शन में इंप्लीमेंट करवाओ। वो कहता है कि भाई मेरे बस की तो है नहीं, मैं ऐसा करता हूँ अपने नीचे सबऑर्डिनेट को भेज देता हूँ उस केस। ऐसा करते कि नहीं करते लोग? तो वहां पर उस व्यक्ति का नाम मेंशन कर देगा, ये कहता है कि ये जो लोग हैं ये इस व्यक्ति को पकड़ लाते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसको, तो उनको भेजता है, कहता है ये व्यक्ति है 3, इन व्यक्तियों की पूरी गठजोड़ बनाता हूँ और इन तीनों के मेंशन कर देता है, वारंट को इशू कर देता है। ये कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है। तो उसके बारे में क्या बता रखा, देखिए क्या कह रहा है कि a warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed under a warrant by a police officer to whom it is direct or endorsed. Clear? सही है? तो इसका मतलब जिसको किया गया है वो भी दूसरे को कर रहा है फॉरवर्ड। समझ में आ गया? अब नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सब्सटेंस की बात करता है। सब्सटेंस का मतलब जो सारांश होता है, मुख्य बातें होती है कि वारंट क्यों इशू किया जा रहा है किसी व्यक्ति, तो किस ग्राउंड के आधार पर वो वारंट इशू किया गया है, उसकी मेन बातें उसके अंदर लिखी होती है। तो आप जैसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाओगे तो वो पहले शब्द क्या पूछेगा आपसे, बताओ तुम्हारे पास वारंट है कि नहीं है? ये तो कहता है, वो कहता है मैं अपने वकील को बुलवा रहा हूँ, अभी 2 मिनट रुको, कहता है ना, या मैं अपने वकील से बात करता हूँ, वो कहता है देखो ये वारंट तुम्हारे खिलाफ, तो उसको पढ़ाएगा, पहले दिखाएगा कि ये देखो इसमें क्या क्या लिखी हुई है, तो वकील देखेगा, फिर उसको या तो बेल होगी तो बेल पर छोड़ेगा। ये दोनों के लिए लागू होता है ना। अच्छा वाह, होती है। और बड़े शहरों में मर्डर कर देते उसका कुछ नहीं। छोटी बात किसी की अगर पानी चलेगा में जूते लोग कुछ बोल जाते तो मौके ले जाते हैं, तो पुलिस वाले नहीं जाते हैं, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पानी के लिए
थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि अगर किसी के घर में किसी का घर का पानी पहुंच गया हो तो न्यूसेंस क्रिएट हो गया, तो ऐसे केस में क्या करोगे? एफआईआर दर्ज करते हो? क्या होता है उस केस में? कैसा केस है ये? सिविल केस। ये केवल सिविल केस है? आप कंप्लेंट तो पुलिस में भी जाके करते हो कि नहीं करते? कभी कभी कहते हो कि यार न्यूसेंस हो रहा है हमारे घर में और ऐसे ऐसे ने ये कर दिया। कैसा ऑफेंस है ये? कंप्लेंट पुलिस के पास होती है? अरे ये कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, ये बताओ मुझे। नॉन कॉग्निजेबल तो हुआ ही कोई इतना तगड़ा संगीन अपराध हो गया कि पानी चला गया था उसमें। हाँ, उनके अगर बीच में डिस्प्यूट कैसा ही लड़ाई झगड़े हो जाए थोड़ी बहुत तो तब भी वो नॉन कॉग्निजेबल है, बाद में वहां पे सेटल कर देते हैं उनको वैसे ही। अरे इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जेल में बंद कर देगा उनको। समझाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, उनके पास पावर ही नहीं होती उनको अरेस्ट कर सके। और अगर किसी ने मारा हो तो मारेगा तो यार कहाँ से कहाँ। छोड़ो ये टॉपिक चेंज करो, क्लास बात करेंगे। आगे देखिए, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट विदाउट डिले। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपने भी कहा ना कि सिविल केस है ये तो सिविल में जाना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले थोड़ा ना देखेंगे इस चीज को, वो तो पहले लिख लेंगे आपकी जो कंप्लेंट है उसको लिख लेंगे, उनको लग रहा है कि ये कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर ये उस कंप्लेंट को आपकी कंप्लेंट को वो थोड़ा सुनेगा पुलिस वाला की कहेगा ये तो सिविल केस है तुम आना, ऐसे तो ना कहेगा, तो मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। अब मजिस्ट्रेट देखेगा कि उसमें क्या करना चाहिए, चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, नहीं तो आपको सिविल सूट करने भी कहेगा। राइट तो दोनों है ना आपके पास, जिसको क्या बोलते हैं फेलोनियस ऑफेंस, ऐसा कहा जाता है क्या? अरे बोलो तो सही, हाँ कि ना? प्राइवेट और पब्लिक तरीके दोनों तरीके के आते हैं ना उसमें, कि टोटियस लायबिलिटी भी अराइज हो जाती है और लायबिलिटी भी अराइज हो जाती है, अब डिपेंड करेगा वो आपके ऊपर। ठीक है, तो शेल शो हिम द वारंट लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन कीजिए और शेल नोटिफाई द सब्सटेंस, दो शब्दों को अंडरलाइन कर लीजिए सेक्शन नंबर 45 के अंदर 76 मैंने आपको पहले ही 57 के साथ बताया था। इसमें क्या करना है, जब भी आप किसी व्यक्ति को वारंट के थ्रू अरेस्ट कर लेते हो या जैसे भी कर रहे हो तो वहां पर सेक्शन 71 लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 71 एज अ सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब होगा बताओ? बस फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत पड़ेगी क्या उसे? भाई जहां पर 71 में हमने बेलेबल वारंट था हमने अरेस्ट किया और छोड़ दिया, तो फिर बेलेबल वारंट की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। सॉरी, बेलेबल वारंट की नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अननेसेसरी डिले करे हुए आप मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रोड्यूस कर दो और उसका टाइम पीरियड बता रखा है कि एक्सीड नहीं होना चाहिए कितने टाइम से, 24 आवर्स से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। और साथ साथ आपको ये भी आपने पढ़ लिया था सेक्शन नंबर 48 के अंदर, 48 में क्या पढ़ा था बताओ? क्या टाइम के बारे में? आउट ऑफ जुरिसडिक्शन के बारे में पढ़ा था कि जब भी आउट ऑफ जुरिसडिक्शन कोई व्यक्ति भाग जाता है तो उसका पीछा पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी कर सकता है उसे पकड़ने के लिए। पढ़ा था कि पढ़ा था? अगर उसके लिए वारंट भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो फिर उस वारंट को एग्जीक्यूट कहां करवाया जा सकता है? बस, वेरी गुड। तो ये कौन सा सेक्शन बता था आपका? 48। अरे वारंट की बात की है मैंने 77 48 जिसने भी बोला हो। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मनीषा जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? यस सर। आप सीआरबीसी क्लास पहले भी ले चुके हैं क्या? अब यस सर, लेकिन वो कुछ सेक्शन कुछ पार्ट रह गया था मेरी उस क्लासेस में। तो आप रेगुलर रहिए क्लास में ना, आप क्लास फोन कर रही। ठीक है।
बजाए वो मैडम 8:15 क्लास ली थी उन्होंने, तो उन्होंने 9:20 पे छोड़ा था, 9:20 पे 9:20 पे। मैंने तो बहुत लेट लिया क्लास, 9:31 पे ली क्लास। सही है। और एक